और जर्मन चांसलर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। Und insofern gab es auch hier ein hohes Maß, die wir weiter ausbauen können. Wir haben gesprochen über die Beziehungen der Europäischen Union zu Indien und hier ein gemeinsames Interesse festgestellt, talks about the free trade agreement are continued. The negotiations and the negotiating position of the European Commission with regard to India will be supported by us. We've already come a long way, and I think it would be very desirable if we could overcome the last hurdles, but that means each and everyone has to show a spirit of compromise. Also on the European side, we have to accommodate India's views and have to show a spirit of compromise, and I will gladly do what I can in order to bring this forward. So we had very close, very intensive talks. I would like to thank the Prime Minister for coming here with a large delegation. Also, a lot of business people accompanied him. We've seen a very impressive presentation of India during the fair, including the lion, this iconographic lion that we saw during the presentation of your culture and civilization. I think it's very good that your government was able to show your views to the and in this way globally, and I'm very much looking forward to seeing you, Prime Minister, in the autumn in India, and I think until then we have made further steps. So yet again a very warm welcome to you, Prime Minister. Thank you. चांसलर मर्केल और मीडिया के सदस्यों, मैं चांसलर मर्केल का और जर्मनी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी और सम्मान की भावना से जो स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष करके इसलिए कि मेरी सरकार के पहले साल में उन्होंने भारत को विश्व के ट्रेड फेयर में पार्टनर कंट्री चुना। चांसलर मर्केल ने हैनोवर में मुझे, मेरे डेलीगेशन और भारत की कई कंपनी के सीईओज को साथ अपना बहुमूल्य समय दिया, और आज फिर से बर्लिन में मेरा और मेरी डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत हुआ और विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बड़े खुले मन से और गहराई से भारत और जर्मनी के संबंधों के बारे में हमने बातचीत की है। यह उनकी जर्मन की हितों पर ध्यान और भारत और जर्मनी के संबंधों के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं और उन्होंने कल हैनोवर में भारत के लायन के निमंत्रण को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि जर्मनी के ईगल द्वारा उसका ठोस उत्तर देगी। मेरा विश्वास है कि धरती का राजा लायन और आकाश का राजा ईगल की अच्छी जोड़ी बनेगी। जब मैं पिछली बार बर्लिन आया था तो उस शाम बर्लिन ने वर्ल्ड कप फाइनल में सफलता प्राप्त की थी। मैं आज यह महसूस कर रहा हूं कि भारत और जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हम सफल हो रहे हैं और बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत में जब कोई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या हाई क्वालिटी की बात करता है तो सबसे पहले जर्मनी का ध्यान आता है। तो यह स्वाभाविक है कि आज भारत जब आर्थिक विकास और रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के नए रास्ते पर चला है तो उसे जर्मनी के साथ की अपेक्षा है। आर्थिक परिवर्तन या सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुधार के किसी भी उद्देश्य के बारे में सोचे तो उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन एवं इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका होती है। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था
कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। चांसलर मर्केल और जर्मन इंडस्ट्री के उत्साह और रुचि को देख करके मैं बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। उनके फीडबैक से नीतियों को बनाने में बहुत लाभ होगा। मैंने यह निर्णय किया है कि जर्मन कंपनीज के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि उनको भारत में निवेश करने में, बिजनेस करने में आसान रहे, सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत का मेक इन इंडिया और हमारे युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है। जर्मनी पूरे विश्व में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लीडर माना जाता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट हमें उनकी परिस्थितियों को देखते हुए करनी होगी। साथ ही साथ जर्मनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। उसी प्रकार साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में हम और घनिष्ठ संबंध और सहयोग बढ़ाएंगे। एक क्षेत्र जो मेरे लिए निजी रूप से और देश के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है, वह है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। जर्मनी इस क्षेत्र में भारत को बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा। आयात की जरूरत और बढ़ेगी और स्वाभाविक है कि इससे जर्मनी की इंडस्ट्री को भी बहुत लाभ होगा। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत 2 साल से रुकी हुई है। मैंने चांसलर मर्केल से आग्रह किया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की बातचीत को जल्द से शुरू किया जाए तथा संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक एफटीए संपन्न किया जाए। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। आशा करता हूं कि जर्मन इंडस्ट्री इसमें गर्मजोशी से भाग लेगी और आपकी सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। चांसलर मर्केल और मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। भारत में हमारा यह मानना है कि यूरोप की आर्थिक गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और यूरोप में स्थिरता वैश्विक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चुनौतियों पर जर्मनी के नेतृत्व की विश्व की अपेक्षा है। मैं ईरान से सफल बातचीत के लिए आपका भी सराहना करता हूं। इससे पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में अस्थिरता हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर असर करती है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विकास दोनों के लिए महत्व रखता है। इस शताब्दी में एशिया पैसिफिक क्या दिशा लेता है वह सबके लिए मायने रखता है। आतंक फैल रहा है और नए स्वरूप ले रहा है। इसका खतरा अब विश्व के सभी भूभाग में
हम करीब से अनुभव कर रहे हैं। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, जिसमें भारत और जर्मनी मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में समुद्री, साइबर और आंतरिक सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण बन सकता है और इसमें सहयोग बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। हम दोनों पेरिस में एक सफल COP21 की अपेक्षा करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सफल और उत्पादक यात्रा के लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से चांसलर मर्केल का आभार प्रकट करता हूं और अक्टूबर में मैं चांसलर मर्केल की भारत की यात्रा का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सुन रहे थे, ये साझा बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का, और जिसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट ये कहा कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, खासतौर से व्यापार के क्षेत्र में। और उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा कि धरती के राजा शेर यानी भारत और आसमान के राजा ईगल यानी जर्मनी की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी जमेगी। हम व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ जबरदस्त सहयोग कर सकते हैं। और खास बात ये रही कि फ्रांस की तरह यहां भी इस मंच से भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। हालांकि यहां पर उन्होंने ये साथ में जर्मनी को भी जोड़ दिया कि जर्मनी और भारत दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के हकदार हैं और उन्हें ये हक मिलना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में उसने अपनी जगह बनाई है। भारत के पास 3 प्रमुख ऐसी सुविधाएं हैं जो विश्व में किसी के पास नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। और इन तीनों बातों को देखें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी संभावना है, जहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ हो, और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक ऐसी जगह है कि जहां पर विपुल मात्रा में वर्कफोर्स है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में डोमेस्टिक डिमांड है और जहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो जर्मनी और भारत दोनों समान रूप से शेयर करते हैं। तो एक ऐसा माहौल है कि जिसके कारण विश्व के अनेक देशों को और जर्मनी को विशेष रूप से भारत अनुकूल है। जर्मनी की ताकत है मैन्युफैक्चरिंग। विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जर्मन कंपनी और भारत देश का माहौल, ये दोनों मिलकर के काम करें तो विश्व की अनेक आवश्यकताओं को हम बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। भारत का वर्कफोर्स जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार होगा वो आने वाले दिनों में एक वर्ल्ड वर्कफोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। भारत में रोजगार ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसलिए हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में है। हैनोवर फेयर में जितनी कंपनियां मिली, बाद में चांसलर मर्केल ने एक शाम डिनर रखा था यहां के इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, उसमें भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं देख रहा हूं कि चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात हो, चाहे रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, अब एक्सपांशन हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम हो, इंजीनियरिंग सेक्टर के विकास की नई क्षितिजें हो, सभी क्षेत्रों में आज जर्मन कंपनियां भारत के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार है।
और मेरा और चांसलर मर्केल के साथ बीच जो बातचीत हुई है, उसके कारण इन कंपनियों का भी विश्वास बढ़ा है और उन कंपनियों का विश्वास बढ़ा है, ताकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ने की बात हो, सभी क्षेत्रों में जर्मनी और भारत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज यहां से लौट रहा हूं। Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Premierminister, Sie haben das Thema angesprochen, Iran. बर्लिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। पहले साझा बयान हुआ दोनों का, जिसमें प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच में व्यापार में जो स्कोप है जबरदस्त, उस पर जोर दिया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दोनों देशों की स्थायी सदस्यता की बात की कि दोनों ही देशों का, जर्मनी और भारत दोनों का यह हक है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। इस बात का जिक्र उन्होंने इससे पहले फ्रांस में भी किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही प्रधानमंत्री का जर्मनी का दौरा जो है वो खत्म हो जाएगा। उनका यूरोप का दौरा, जिसमें पहले वो फ्रांस गए थे पहले पड़ाव में और दूसरा जर्मनी में था, तो यूरोप का दौरा अपना खत्म करके अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे। कनाडा, जहां पर उनकी बातचीत भी होनी है वहां की सरकार से, और उसके अलावा एक बड़ा भारतीय समुदाय वहां पर बसता है। भारतीय समुदाय से जुड़े बड़े लोग काफी तादाद में, भारी संख्या में वहां पर रहते हैं कनाडा के अलग अलग शहरों में, तो उनके बीच भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। तो यहां से जर्मनी से प्रधानमंत्री अब जाएंगे कनाडा और फिर भारत लौटेंगे। इससे पहले वो फ्रांस में थे और फिर जर्मनी में, और इसके साथ ही उनका यूरोप का ये दौरा यहां पर खत्म होता है, जहां उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, ये जरूरत है और ये भारत का हक है। फ्रांस में भी उन्होंने ये बात कही और यहां पर भी उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा, और साथ ही भारत और जर्मनी के बीच व्यावसायिक रिश्ते कैसे आगे बढ़े, इन चीजों की बारीकियों पर बातचीत हुई उनकी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस साझा बयान में किया। टेररिज्म ये मानवता को लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो भी मानवतावाद में विश्वास करते हैं, उनकी भाषा कोई भी हो, भूभाग कोई भी हो, परंपराएं कोई भी हो, लेकिन मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। और सभी मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर से, एक ही इंटेंसिटी के साथ बोलने की आवश्यकता है, कलेक्टिवली एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले हम जब भारत के लोग दुनिया को आतंकवाद के खतरे की बात बताते थे, तो कुछ लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज दुनिया को समझ आया कि कितना भयंकर रूप होता है, और ये मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है। जब तक हम मानवतावादी शक्तियों को एकत्र नहीं करते हैं और हम आतंकवाद के सामने समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको खुला मैदान मिल जाता है। उनको शस्त्र जहां से मिलते हो, उस पर से रोक कैसे लगे। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं, तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के हैं, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। अगर ये एक मूड बनता है और हम आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, यूनाइटेड नेशन में बहुत लंबे अरसे से एक प्रस्ताव चर्चा पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद की डेफिनेशन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि जब यूनाइटेड नेशन अपने 70 साल पूर्ण करने जा रहा है, उस रिजोल्यूशन को पारित करें, डिफाइन करें और दुनिया के लोगों के लिए बंधनकर्ता चीजों का रेगुलेशन तैयार करें, तब जाकर के
एक प्लेटफॉर्म पर से इस मानवता विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ दुनिया को एकत्र किया जा सकता है। मैं चांसलर मर्केल के विचारों से परिचित हूं। वे आतंकवाद के खिलाफ उतने ही स्पष्ट विचार रखती हैं जितना कि हम भारत के लोग जो पिछले 30 साल से आतंकवाद से परेशान है, हम अनुभव करते हैं। और मैं मानता हूं कि अब पूरी दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है और अधिक सजग बन करके और साथ मिल करके इस मानवता की रक्षा के लिए काम करेगी। Herr Ministerpräsident, Sie haben die Reform des UN-Sicherheitsrates erwähnt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie immer noch glauben, dass der gemeinsame Weg Indiens mit Deutschland, Japan und Brasilien, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu erreichen, der richtige Weg ist, oder ob Indien... आतंक पर प्रधानमंत्री के कड़े बोल। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवतावादी शक्तियों को एक साथ होना होगा इस नासूर के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पाकिस्तान पर दबे लहजे में निशाना ताना। उन्होंने कहा कि वो तमाम देश जो आतंक का समर्थन करते हैं, वो तमाम देश जो अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देते हैं आतंकवाद के लिए, उन देशों को आइसोलेट करना होगा। आज के प्रधानमंत्री के इस साझा बयान में सबसे अहम बात जो निकल कर आई वो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तमाम देश जो आतंक का समर्थन करते हैं, आतंक को फैलने में मदद करते हैं, आतंक की पौध को बढ़ावा देते हैं, उन तमाम देशों को आइसोलेट करना होगा। यकीनी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ साफ पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए और आतंकवाद के लिए होने दे रहा है। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन देशों को, ऐसे देशों को हमें आइसोलेट करना होगा, तभी हम आतंकवाद के नासूर से निपट सकते हैं। और इसके अलावा एक बार फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत के हक की बात कही और साथ ही कहा कि जर्मनी भी इसका हकदार है। Und hier gibt es eine deutsch-indische Arbeitsgruppe und wir haben verabredet, dass wir bis zu den Regierungskonsultationen diese Arbeitsgruppe auch noch mal tagen lassen, um zu schauen, ob es dort Veränderungsbedarf gibt. एक विषय जो आपने पूछा है परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, मैं दुनिया का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि ये वर्ष यूएन के 70 साल हो रहे हैं और पूरा विश्व ये वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष से गुजर रहा है। बर्लिन से आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। फिलहाल इतना ही। अब आपको लिए